हे गाइस, क्या सबसे पुरानी और सबसे बड़ी घड़ी सबसे सटीक घड़ी भी हो सकती है? सूर्य घड़ी कितनी सटीक हो सकती है? ये सूर्य घड़ी 2 सेकंड तक सटीक समय बता सकती है। हाँ, 2 सेकंड। और यह कोई नई बात नहीं है। इसे लगभग 300 साल पहले बनाया गया था और यह भारत के सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाले मॉन्यूमेंट्स में से एक है। हम सभी सोचते हैं कि हमने मॉडर्न घड़ियों को अपनाया क्योंकि वे अधिक सटीक हैं, और आपने शायद अनुमान लगाया होगा कि सूर्य घड़ी घंटे या शायद 10 मिनट तक सटीक समय दिखाती थी। लेकिन ये घड़ी तो आश्चर्यजनक रूप से 2 सेकंड तक सटीक समय दिखाती है। इसे कैसे बनाया गया? इस यंत्र को बनाने में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया? इसका निर्माण बीच में जाने वाले एक रैंप तथा उसके आर पार जाने वाले एक डायल का निर्माण करके किया गया है। इस सरल सेटअप से वे एक बहुत ही सटीक घड़ी बना सकते हैं जिसे सम्राट यंत्र कहते हैं। सम्राट का मतलब है एम्परर या एक महान राजा और यंत्र का मतलब है एक उपकरण। तो ये सभी उपकरणों का राजा है। अब आइए हम सनडायल में चलें और इसके काम करने के तरीके पर एक नज़र डालें। हाँ, ये सनडायल इतनी बड़ी है कि हम इसके अंदर चल सकते हैं। जब सूर्य पूर्व दिशा में उदय होगा तो बीच में स्थित रैंप की छाया ऑपोजिट साइड पर पड़ेगी और यह छाया इस डायल पर पड़ेगी। और जब दोपहर के बाद सूर्य पश्चिम की ओर चला जाएगा तो छाया पूर्व दिशा वाले डायल पर पड़ेगी। और जैसे जैसे सूर्य आकाश में घूमेगा, छाया भी साथ ही साथ डायल पर घूमेगी। और यदि आप इस कर्व को देखें तो आप देख सकते हैं कि वहां बड़े बड़े मार्किंग्स हैं। यहां आप 12 लिखा हुआ देख सकते हैं, इसका मतलब दोपहर है। और यहां आप एक लिखा हुआ देख सकते हैं, यह 1 बजे का समय है। इस प्रकार 4 मार्बल स्लैब्स मिलकर 1 घंटा बनाती हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पटिया 15 मिनट का समय दर्शाती है। अब हम जानते हैं कि प्रत्येक स्लैब 15 मिनट का है, लेकिन यदि आप यहां देखें तो आप हर मिनट को 15 रेखाओं में चिन्हित देख सकते हैं। प्रत्येक भाग 1 मिनट या 60 सेकंड को दर्शाता है। अब यदि आप नीचे देखें तो आप देख सकते हैं कि इस भाग को 10 पंक्तियों से विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक पंक्ति 6 सेकंड को दर्शाती है। और अब आप कह सकते हैं कि प्रवीण, ये सूर्य घड़ी केवल 6 सेकंड तक ही सटीक है, लेकिन आपने कहा कि ये 2 सेकंड तक सटीक है। नहीं नहीं, नीचे देखिए और आप देखेंगे कि यह भी 3 भागों में और विभाजित है। ये मार्किंग्स काले नहीं हैं, ये सिर्फ मार्बल स्लैब पर बनी रेखाएं हैं। प्रत्येक शीर्ष भाग 6 सेकंड का होता है, लेकिन उन्हें आगे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अर्थात प्रत्येक छोटी रेखा 2 सेकंड का प्रतीक होती है। तो हाँ, ये सूर्य घड़ी 2 सेकंड की सटीकता तक की प्रिसाइज घड़ी है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मूल रूप से यह सूर्य घड़ी और भी अधिक सटीक थी और आधे सेकंड तक भी निशान लगा सकती थी। हाँ, एक स्प्लिट सेकंड। अब आप कहेंगे प्रवीण, ये तो प्योर एग्जैजरेशन है ना? मैं समझाता हूँ। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपने कुछ दिलचस्प बात देखी होगी। डायल पर घंटा, मिनट और सेकंड क्यों दर्शाए गए हैं? ये सभी समय की वेस्टर्न यूनिट्स हैं, है ना? क्या बिल्डरों ने पश्चिमी खगोल विज्ञान से इस सूर्य घड़ी की नकल की है? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन हिस्टोरियंस ने पुष्टि की है कि आप जो देख रहे हैं वो एक पुनर्निर्मित घड़ी है। हमारे पास स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड है कि इस डायल का नवीनीकरण 1901 में किया गया था। मार्बल स्लैब्स नए हैं और नवीनीकरण के समय उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप समय की इकाइयों को बदल दिया। लेकिन 300 वर्ष पूर्व निर्मित मूल सूर्यघड़ी पर अंकित समय की वास्तविक इकाइयां क्या थीं? हिस्टोरियंस का कहना है कि मूल इकाइयां भारतीय सिस्टम पर आधारित थीं। इसमें घटिका, पला और विपल की इकाइयां थीं। लेकिन यहाँ यह वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। विकिपीडिया पर ये देखें, एक विपल 0.3888 सेकंड के बराबर है। यह 1 सेकंड से भी कम है। यह आधे सेकंड से भी कम है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये डिवाइस मूल रूप से और भी ज्यादा सटीक थी? क्या यह 1 सेकंड से भी कम सटीकता से समय बताता था? आज भी केवल पतली रेखाओं का उपयोग करके तथा मैग्नीफाइंग ग्लास और सुई का उपयोग करके हम इस सूर्य घड़ी की सटीकता को 1 सेकंड तक बढ़ा सकते हैं। मुझे यकीन है कि अगले 10 वर्षों में कोई इसे एक मॉडल के रूप में उपयोग करेगा और इससे दोगुनी बड़ी सूर्य घड़ी बनाएगा, जो आसानी से 1 सेकंड की सटीकता के साथ समय बता सकेगी। लेकिन प्राचीन बिल्डर्स ने इतनी उन्नत, सटीक घड़ी कैसे बनाई होगी, है ना?
मैं इस प्राचीन तकनीक को स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं, जंतर मंतर के मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे प्राचीन बिल्डरों ने एक बहुत ही क्रूड उपकरण बनाया था। ये सिर्फ एक रैंप है जो उत्तर सितारा की ओर इशारा करता है। इस डिवाइस से उन्होंने सिर्फ 4 दिशाएं निर्धारित की, बस इतना ही। दूसरे वीडियो में एक अन्य प्रिमिटिव उपकरण भी दिखाया गया है। प्राचीन बिल्डरों ने उत्तर दक्षिण एक्सिस के साथ एक दीवार बनाई थी और एक रस्सी के साथ हर दिन सूर्य की गति पर नजर रखी थी और एक सेमी सर्कल बनाया था। यदि आपने ये 2 पिछले वीडियो देखे हैं तो आप शायद सोच रहे होंगे, ये प्रिमिटिव विज्ञान है, आज हम मिनटों में बात कर रहे हैं, और प्राचीन लोग सिर्फ बेसिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे थे। लेकिन इन 2 आदिम उपकरणों, रैंप और सेमी सर्कल को मिलाकर हम अचानक 2 सेकंड की सटीकता वाली एक बहुत ही एडवांस घड़ी तक पहुंच गए हैं। बीच में बना ये रैंप वही रैंप है जो उत्तर तारे की ओर इशारा करता है, बस इसका आकार बड़ा है। और डायल दीवार पर बना वही सेमी सर्कल है। ये छोटे कदमों की शक्ति है। आप देखिए कि वे सिर्फ 3 कदमों में प्रिमिटिव से एडवांस तक पहुंच गए। दरअसल ये सूर्य घड़ी कुछ और नहीं बल्कि धरती का ही एक मॉडल है। रैंप ध्रुव है और डायल धरती का ही प्रतिनिधित्व करता है, और धरती की गति के आधार पर हम घंटे, मिनट और सेकंड की गणना करते हैं। दुख की बात है कि आज यदि आप गूगल पर सबसे सटीक सूर्य घड़ी खोजेंगे तो आपको सम्राट यंत्र या जंतर मंतर नहीं दिखेगा। आप विभिन्न प्रकार की सूर्य घड़ियां देखेंगे, यहां तक कि यूरोप की आधुनिक सूर्य घड़ियां भी 10 सेकंड की सटीकता का दावा करती हैं। लेकिन सम्राट यंत्र जो इससे भी अधिक सटीक है, वो गूगल के फर्स्ट पेज पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा 2 कारणों से है। पहला, चूंकि इसका निर्माण भारतीयों द्वारा किया गया था, इसलिए बहुत से लोग यह नहीं मानते कि कई वर्ष पहले उनके पास उन्नत खगोल विज्ञान था। YouTube और अन्य सोशल मीडिया पर भी अब भी यही कहानी चल रही है। दूसरा, सम्राट यंत्र की कार्यप्रणाली को कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमर्स भी सम्राट यंत्र के सभी कार्यों को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। हम तो इसका 10% भी नहीं समझ पाए हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना है। ऊपर छत क्यों बनाई गई है? ऊपर 2 कलश क्यों हैं? दीवार पर ये आर्च्ड खिड़कियां क्यों हैं? इन आर्चेस में कौन चढ़ सकता है और इनका इस्तेमाल कौन कर सकता है? सम्राट यंत्र के अंदर एक बंद कमरा क्यों है? क्या अंदर और भी गुप्त कमरे छिपे हैं? फर्श पर पानी के चैनल क्यों हैं? ऊपर देखिए, दीवार पर छेद वाले 2 ब्रैकेट क्यों हैं? इसके चारों ओर रेक्टेंगुलर होल्स क्यों हैं? इसे देखो, यह क्या है? उन्होंने दीवार पर छोटी छोटी धातु की छड़ें क्यों लगाईं? और ध्यान दें कि रैंप के ऊपर क्या है? हमें यहाँ भी मार्किंग्स क्यों दिखाई देते हैं? जाहिर है, हम नीचे की स्लैब का उपयोग करके इन मार्किंग्स के बिना भी समय बता सकते हैं, तो फिर हमें यहाँ मार्किंग्स क्यों दिखाई देते हैं? हमें रैंप पर ऊपर जाते हुए सीढ़ियाँ क्यों दिखाई देती हैं? वहाँ दीवार पर ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है? अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ होल दिखाई देगा। इसका क्या उद्देश्य है? चलिए ऊपर लगे साधारण ब्रैकेट को लेते हैं। सूर्य घड़ी में इसका क्या पर्पस हो सकता है? यदि आप किसी सामान्य हिस्टोरियन से पूछें तो वह यह अनुमान लगाएगा कि जिस राजा ने 300 वर्ष पहले इसे बनवाया था, उसने इस पर एक स्तंभ स्थापित किया था तथा अपने राज्य का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। और यह बात कॉमन सेंस की तरह लगती है और यकीन दिलाने वाली भी है ना? लेकिन नहीं, किसी देश का झंडा फहराने का एस्ट्रोनॉमी से क्या लेना देना है? अगर आप 300 साल पहले के रिकॉर्ड देखें तो पाएंगे कि उन्होंने वहां एक फ्लैगपोल तो लगाया था, लेकिन उस पर काला झंडा या सफेद झंडा फहराया गया था। क्यों? पुराने समय में मानसून के मौसम में ज्योतिषी और एस्ट्रोनॉमर्स यहाँ एकत्रित होते थे और एक बहुत पतले कपड़े पर तटस्थ रंग का झंडा फहराते थे। इसका उपयोग करके वे न केवल हवा की गति का अनुमान लगा सकते थे, बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और महत्वपूर्ण बात पर भी नजर रखी। यदि झंडा पूर्व की ओर फहराता है तो यह अच्छे मानसून का संकेत देता है, और यदि ये दक्षिण की ओर फहराता है तो ये खराब मानसून का संकेत देता है। इसका इस्तेमाल मानसून और मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता था। अगर मौसम अच्छा होने का पूर्वानुमान होता तो सफेद झंडा फहराया जाता, और अगर मौसम खराब होने और भारी बारिश और बाढ़ आने की आशंका होती तो काला झंडा फहराया जाता। क्यों? क्योंकि इस नोमोन दीवार की ऊंचाई पहले से ही 89 फीट है और यहाँ 11 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ लगाकर
आप 100 फीट की ऊंचाई पर काला या सफेद झंडा फहरा सकते हैं। याद कीजिए, 300 साल पहले ये शहर की सबसे ऊंची स्ट्रक्चर रही होगी और इसका इस्तेमाल पूरे जयपुर शहर को ये बताने के लिए किया जाता था कि मौसम अच्छा होगा या खराब। मॉर्निंग न्यूज़ पर मौसम के फोरकास्ट की तरह ही, अगर आप 300 साल पहले यहाँ रहते थे, तो आप बस अपने घर से बाहर आ सकते हैं और मौसम का फोरकास्ट चेक कर सकते हैं। आहा, अब हम समझ सकते हैं कि नोमोन दीवार पर ये आर्च्ड खिड़कियां क्यों बनाई गई थीं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीवार को इन सभी होलो आर्चेस की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? झंडे का उपयोग करके हवा की सही गति और दिशा का अनुमान लगाने के लिए विंड स्टैग्नेशन से कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब विंड स्टैग्नेशन क्या है? किसी भी इमारत का निर्माण करते समय आर्किटेक्ट हवा के प्रभाव पर नजर रखते हैं। एक ठोस इमारत में हवा दीवार से टकराएगी और ऊपर उठेगी, जिससे ऊपर की ओर एक थ्रस्ट पैदा होगा। यदि ये दीवार बिना खिड़कियों के बनाई गई होती, तो हवा ठोस दीवार से टकराकर ऊपर उठती और इससे झंडे की दिशा और गति अफेक्ट होती। यही कारण है कि उन्होंने आर्चेस का निर्माण किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हवा स्टैग्नेट न हो और ब्रीज की तरह उनमें से बहती रहे। और ध्यान से देखें, इन आर्चेस में अतिरिक्त सपोर्ट के लिए दीवारें भी हैं। इसका मतलब है कि आर्किटेक्ट एक कुशल बिल्डर था जो एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग को बहुत अच्छी तरह से समझता था। तो बस इस ब्रैकेट और आर्चेस में खुदाई करके हम बहुत सारी जानकारी जानने में सक्षम हैं। कल्पना कीजिए कि इस पूरी स्ट्रक्चर के पीछे कितनी जानकारी छिपी हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा अजीब बात है। ध्यान से देखें, आपको क्या दिख रहा है? क्या ये दरवाजा वाला कमरा है? अगर आप आज इसके पास जाएं और इसे खोलने की कोशिश करें, तो आप इसे नहीं खोल पाएंगे। सम्राट यंत्र के अंदर एक बंद दरवाजा वाला कमरा क्यों होगा? आज हमारे पास इसकी एक्सेस नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही उन्नत एस्ट्रोनॉमिकल उपकरण है। ये खगोलीय उपकरण क्या करता है? ये सूर्य के सनस्पॉट्स की सटीक स्थिति बताता है। सनस्पॉट क्या है? सनस्पॉट सूर्य पर मौजूद काले धब्बे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में हाई मैग्नेटिक फील्ड है। और इस कमरे के अंदर एक यंत्र है जिसे षष्ठांश यंत्र कहा जाता है, जिसे सनस्पॉट को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया था। और आप कह सकते हैं, प्रवीण, ये कैसे संभव है? 300 साल पहले रहने वाले लोगों ने सूर्य के धब्बों को कैसे देखा होगा? आप नंगी आंखों से सूर्य का अवलोकन नहीं कर सकते और उस समय कैमरे भी नहीं थे। तो फिर एडवांस प्रौद्योगिकी के उपयोग के बिना उन्होंने सूर्य के धब्बों का ऑब्जर्वेशन कैसे किया? ब्रेन पावर का उपयोग करके। उन्होंने पिनहोल कैमरे का उपयोग करके सूर्य के धब्बों का स्टडी किया। जी हाँ, आप जो देख रहे हैं वो इस कमरे के अंदर से ली गई वास्तविक तस्वीरें हैं। दुर्भाग्यवश हम आज इस कमरे में जाकर आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन यदि आप दोनों ओर देखें तो हम इन दो रैंपों पर ये दो सर्कल्स देख सकते हैं। ये भी अंदर से ली गई असली क्लोजअप तस्वीर है। ये कई साल पहले ली गई थी, इसलिए ये लो क्वालिटी वाली तस्वीर है। लेकिन आज भी यदि आप इस कमरे में जाएं, तो आप सूर्य की एक बड़ी इमेज देख सकते हैं, जो एक टेनिस बॉल से भी बड़ी है, और आप अपनी नंगी आंखों से उस पर सूर्य के धब्बे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पिन होल इफेक्ट क्या है? यदि आपके पास एक अंधेरा कमरा है और एक छोटा छेद है जिसके माध्यम से प्रकाश अंदर आता है, तो प्रकाश ऑपोजिट साइड में एक उल्टा इमेज बनाएगा। और अंधेरे कमरे के डिजाइन को देखिए, उन्होंने इसे कितनी चतुराई से डिजाइन किया है, ताकि सूरज की छवि अंदर पड़े और सूरज के धब्बे देखे जा सकें। और आप पूछ सकते हैं, प्रवीण, क्या प्राचीन समय में प्राचीन बिल्डरों को पिन होल इफेक्ट के बारे में पता था? क्या इसका निर्माण सिर्फ 300 वर्ष पहले नहीं हुआ था, जब यूरोपीय लोग भारत आए थे? भारत के प्राचीन निर्माताओं ने पिन होल इफेक्ट को निश्चित रूप से समझा और उसका उपयोग किया। कई शताब्दियों पहले प्राचीन विरूपाक्ष मंदिर में मंदिर के टावर को ऑब्जर्व करने के लिए पिन होल इफेक्ट का प्रयोग किया गया था। कुछ साल पहले मैंने इसे अपने चैनल पर दिखाया था। इसका उपयोग आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाए बिना ग्रहण देखने के लिए भी किया जाता था, और इन रैंप पर भी मार्किंग्स होते हैं, इसलिए इस कमरे में कई अनएक्सप्लेन्ड फीचर्स हैं। ठीक है, हमें सम्राट यंत्र में एक गुप्त कमरा मिला है और हम ये भी जानते हैं कि अंदर क्या है, तो यह अच्छी बात है ना? नहीं, आपने रैंप के ऊपर फ्लैग पोस्ट के लिए ये ब्रैकेट देखा? क्या आपने देखा कि इसके नीचे क्या है? हाँ, एक और कमरा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह एक बड़ा कमरा है और किसी समय इसमें दरवाजे भी थे।
इसके अंदर क्या है ये देखिए। आज हमें इस रैंप पर चढ़ने की भी इजाजत नहीं है, इस रैंप तक पहुंचना भी वर्जित है। हमें इस रैंप के ऊपर एक कमरे की क्या जरूरत है? उस कमरे में किस तरह के एडवांस उपकरण छिपे हुए हैं? ये तो बस एक उदाहरण है कि यह स्ट्रक्चर कितनी जटिल और पेचीदा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एस्ट्रोनॉमर्स भी सम्राट यंत्र का केवल 10% ही समझ पाते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं प्रवीण, क्या होगा अगर ये सीढ़ियां सिर्फ मेंटेनेंस के लिए बनाई गई हो, ताकि लोग ऊपर जाकर इसकी सफाई कर सकें? हर चीज विज्ञान के बारे में नहीं होनी चाहिए, है ना? गलत। यहाँ देखिए, आपको क्या दिख रहा है? पूरे रैंप पर मार्किंग्स हैं, दोनों तरफ बहुत सटीक, बारीक निशान हैं। मार्किंग्स ऊपर तक जाते हैं, इसलिए इन सीढ़ियों का इस्तेमाल निश्चित रूप से वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। लेकिन वे क्या कर रहे थे? इसे समझने के लिए मैंने सम्राट यंत्र का एक छोटा 3D मॉडल बनाया है। 300 साल पहले 6 एस्ट्रोनॉमर्स की एक छोटी सी टीम थी। एक व्यक्ति इन सीढ़ियों का उपयोग करके रैंप पर चढ़ेगा और उसके हाथ में एक अजीब वस्तु होगी। यह वस्तु इस प्रकार दिखाई देगी। यह एक लंबी छड़ी थी जिसके दोनों सिरों पर 2 रस्सियां लगी हुई थीं। मैंने यहाँ सिर्फ धागे का इस्तेमाल किया है क्योंकि यह एक स्मॉल स्केल मॉडल है। व्यक्ति इस छड़ी को लेकर ऊपर की ओर चलता रहेगा। अब दीवार के दाईं ओर 2 एस्ट्रोनॉमर्स खड़े होंगे, एक इस तरफ और एक डायल के दूसरी तरफ, रस्सियों को इस तरह पकड़े हुए। दूसरी तरफ भी 2 और एस्ट्रोनॉमर्स इसी तरह रस्सियां पकड़े हुए होंगे। अब यह आर्टिफिशियल सूर्य मशीन मैंने बनाई है, ये सूर्य की तरह चलेगी। मान लीजिए कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और दोपहर का समय है। यहाँ खड़ा यह व्यक्ति रस्सी को सूर्य के साथ अलाइन करने का प्रयास करेगा और इसे सही तरीके से अलाइन करने के लिए वह ऊपर वाले व्यक्ति को ऊपर या नीचे जाने के लिए चिल्लाएगा जब तक कि रस्सी सूर्य के साथ पूरी तरह से संरेखित न हो जाए। तो यह वैसा ही है जैसा हमने पिछले में देखा था। और जैसे ही सूर्य घूमेगा, ये चारों लोग डायल से सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए ऐसा करेंगे। और इन छोटे सीढ़ियों पर ध्यान दीजिए। बड़े सीढ़ियां तो व्यक्ति के चढ़ने के लिए हैं, लेकिन इन छोटे सीढ़ियों का उद्देश्य क्या है? छड़ी पकड़ने वाला व्यक्ति आसानी से गलतियां कर सकता है, वो छड़ी को तिरछा पकड़ सकता है और ह्यूमन एरर्स कर सकता है। इसलिए ये छोटी सीढ़ियां छड़ी को सीधा रखने के लिए बनाई गई थीं। वो इसे छोटी सीढ़ियां पर सीधा रखेगा और छड़ी फिर दोनों तरफ की रीडिंग को सीधे छुएगी। लेकिन प्रवीण, तुमने 6 एस्ट्रोनॉमर्स कहा, यहाँ तो सिर्फ 5 लोग हैं। छठा आदमी कहाँ है? छठे व्यक्ति को यहाँ खड़ा होना होगा और इन लोगों द्वारा चिल्लाकर कही गई सभी बातों को नोट करना होगा। इन सभी लोगों के हाथ भरे होंगे, वे रस्सियां और छड़ी पकड़कर रीडिंग नोट नहीं कर सकते। तो यह आदमी यहाँ खड़ा होगा और यह आदमी रैंप से रीडिंग चिल्लाएगा और इस तरफ से और उस तरफ से ये लोग डायल पर रीडिंग चिल्लाएंगे। और यदि आप डायल को ध्यान से देखेंगे तो आपको न केवल इस तरफ बल्कि दूसरी तरफ भी मार्किंग्स दिखाई देंगे। इस तरह की तकनीकों से वे न केवल सूर्य के डेक्लिनेशन, राइट असेंशन, जेनिथ डिस्टेंस और एल्टीट्यूड जैसे बहुत सटीक विवरण माप सकते हैं, बल्कि वे चंद्रमा और तारों जैसे विभिन्न खगोलीय पिंडों के विवरण का भी निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको सम्राट यंत्र के बारे में विस्तार से बताया है, लेकिन यह इस यंत्र के कार्यों का 1% भी नहीं है। और आज के एक्सपर्ट सम्राट यंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में 10% भी नहीं जानते हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसे सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के लिए गिनीज रिकॉर्ड नहीं मिला है और आज तक दुनिया ने इसे मान्यता नहीं दी है। इसलिए मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और इस उपकरण की उन्नतता के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएंगे तथा युवाओं को प्राचीन भारतीय विज्ञान के बारे में अधिक समझने में मदद करेंगे। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।